ये एक शानदार विचार है। मैं आपको ये पूरा इतिहास बहुत ही सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम हर बात को गहराई से समझेंगे। बाबर की जीत और नया साम्राज्य, बाबर्स विक्ट्री एंड द न्यू एम्पायर। पहला पड़ाव, तेजी से कब्जा, स्विफ्ट ऑक्यूपेशन। बाबर को पता था कि अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। जैसे ही उसने बड़ा बैटल युद्ध जीता, उसने तुरंत अपने बेटे हुमायूं को और कुछ सैनिकों को आदेश दिया। उसने कहा, अपना सारा बैगेज सामान यहीं छोड़ो और स्विफ्टली एंड अनइनकम्बर्ड, तेजी से और बिना बोझ के आगे बढ़ो। तुम्हारा मिशन है आगरा, जो लोडी की कैपिटल सिटी थी, पर कब्जा करना और वहां का सारा ट्रेजरी, खजाना अपने हाथ में लेना, कॉन्फिस्केट द ट्रेजरी। एक दूसरा बैटल ग्रुप, लड़ाकू दल भी भेजा गया। उसे भी यही इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए गए कि वह दिल्ली जाए और वहां के खजाने पर कब्जा कर ले। यह स्ट्रैटेजी, रणनीति बहुत जरूरी थी। अगर दुश्मन के हाथ में ट्रेजरी का पैसा रहा तो वे नई सेना बनाकर फिर से लड़ सकते थे। इसलिए पैसे पर सबसे पहले कब्जा करना बाबर का पहला और सबसे जरूरी काम था। दूसरा पड़ाव, दिल्ली में शाही ऐलान, रॉयल प्रोक्लेमेशन इन दिल्ली। बाबर खुद थोड़ी आराम से लीजरली पेस दिल्ली की ओर बढ़ा। उसने यमुना रिवर के किनारे डेरा डाला, कैंप्ड, ताकि घोड़े आराम कर सकें, फॉर द सेक ऑफ द हॉर्सेस। अगले दिन 22 अप्रैल को वो दिल्ली में दाखिल हुआ। यहां एक बहुत बड़ा इवेंट घटना हुई। पहली बार खुतबा, जुम्मे की नमाज के दौरान दिया जाने वाला उपदेश में उसका नाम पढ़ा गया। इसका मतलब क्या है? खुतबा में नाम पढ़ने का मतलब है कि अब ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर धर्मगुरुओं और लोगों ने उसे अपना रूलर, शासक मान लिया है। अब वो सिर्फ एक कमांडर, सेनापति नहीं रहा, वो हिंदुस्तान का पदशाह, सम्राट या बड़ा राजा बन गया था। पदशाह बहुत बड़ा पद होता है। उसने एक दिन दिल्ली में बिताया। उसने शहर के डिफेंसेस, सुरक्षा व्यवस्था देखे और जरूरी मॉन्यूमेंट्स, स्मारक भी देखे। फिर वो अपने आर्मी कैंप, सेना के शिविर में वापस गया और अपनी जीत का जश्न मनाया, जो बहुत जोरदार था। तीसरा पड़ाव, कोहिनूर की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ कोहिनूर। जश्न के बाद बाबर आगरा की ओर चला गया। आगरा में उसका बेटा हुमायूं उसका इंतजार कर रहा था। हुमायूं ने उसे सारी स्पॉइल्स, लूट का माल या जीती हुई चीजें भेंट की। इन स्पॉइल्स में सबसे खास था एक बहुत ही मैग्निफिसेंट डायमंड, शानदार हीरा। यह डायमंड कहां से आया? यह ग्वालियर के रॉयल फैमिली, शाही परिवार ने दिया था। यह परिवार इब्राहिम लोडी का एलाई, सहयोगी था, और हारने के बाद वे डर के मारे आगरा के एक फोर्ट किले में छिप गए थे, टेकन रेफ्यूज। हुमायूं ने उन्हें कर्टेसली गारंटीड, विनम्रता से वादा किया कि अगर वे डायमंड दे देंगे तो उनकी सेफ्टी, सुरक्षा बनी रहेगी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वे डर गए थे क्योंकि राजा विक्रमजीत, जो लोडी का एक और साथी था, युद्ध के मैदान में सुल्तान के साथ मारा गया था, फॉलन विद द सल्टन। ये हीरा इतना बड़ा था कि दुनिया ने ऐसा हीरा शायद ही कभी देखा होगा। बाबर ने इसकी वैल्यू, कीमत का अंदाजा लगाया कि ये 2.5 days फूड फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए 2.5 दिन का खाना खरीदने लायक है। इसका मतलब है कि ये प्राइसलेस, अनमोल था। माना जाता है कि यहीं से उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी, असाधारण और फेमस प्रसिद्ध कोहिनूर माउंटेन ऑफ लाइट की कहानी शुरू हुई। आज ये डायमंड ब्रिटिश क्राउन जूल्स, ब्रिटिश शाही गहनों का मुख्य हिस्सा, सेंटरपीस है। आपके लिए गहन व्याख्या, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन फॉर यू। बच्चे, इस पूरे पैसेज में 2 बातें सीखनी है। 1. तेजी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड। बाबर ने जीतते ही अपने सैनिकों को घोड़े दौड़ाने को क्यों कहा? क्योंकि एक नया एम्पायर, साम्राज्य बनाने में स्पीड ही सब कुछ होती है। अगर उसने देर की होती तो लोडी के बचे हुए अधिकारी ट्रेजरी का पैसा लेकर भाग जाते या फिर अपने अपने इलाकों में खुद को राजा घोषित कर देते। जल्दी पहुंचकर उसने पावर वैक्यूम, सत्ता का खालीपन को तुरंत भर दिया। 2. हिसाब का तरीका, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। बाबर ने हीरे की कीमत 2.5 दिन का खाना क्यों बताई? ये बताता है कि वो सिर्फ एक वॉरियर योद्धा नहीं था, बल्कि एक स्कॉलर, विद्वान भी था। उस जमाने में मनी, पैसा का मूल्य बदलता रहता था, लेकिन खाना एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमेशा रहती है। ये तुलना करके उसने बताया कि ये हीरा कितना जरूरी और कितना बड़ा एसेट, संपत्ति है। इसकी वैल्यू जीवन से जुड़ी है। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या आप कोहिनूर के बारे में और जानना चाहेंगे? ये एक शानदार विचार है। मैं आपकी मदद के लिए यहां हूं। हम इस पूरी कहानी को सबसे सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। आपका लक्ष्य है कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना,
और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप इस इतिहास में बेस्ट बने। कोहिनूर डायमंड का अद्भुत सफर। पहला पड़ाव, बाबर की उदारता, बाबूर्स जेनरोसिटी। इतिहासकार गैस्कॉइन के अनुसार बाबर को उसकी लार्जेस्ट उदारता के लिए जाना जाता था, यानी वह बहुत दरियादिल था। इतना बड़ा डायमंड हीरा जीतने के बाद भी उसने उसे अपने बेटे हुमायूं को यूं ही कैजुअली आसानी से वापस दे दिया। करीब 20 साल बाद 2 डेकेड्स लेटर, जब हुमायूं खुद बादशाह बन चुका था, उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वो डायर स्ट्रेट्स, बहुत बुरी हालत में था और अपनी सल्तनत खो चुका था। मुश्किल समय में उसने मदद के लिए पर्शिया, ईरान के शक्तिशाली राजा शाह तहमास्प को यह डायमंड भेंट कर दिया। शाह तहमास्पी ने बाद में यह डायमंड भारत के ही डेक्कन, दक्षिण भारत में निजाम शाह को तोहफे के रूप में भेज दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहां से ये फिर किसी तरह मुगल खजाने में वापस आ गया जब शाहजहां ताजमहल बनाने वाला बादशाह था। ये डायमंड इतना मैग्निफिसेंट शानदार था कि ये अपनी होम घर यानी भारत वापस खींच ही लाता था। दूसरा पड़ाव, फारसी हमला और नया नाम, पर्शियन अटैक एंड न्यू नेम। 2 जनरेशंस पीढ़ियों से भी कम समय बाद 1739 में दिल्ली पर एक बड़ा अटैक हमला हुआ। नादिर शाह नाम के एक पर्शियन इन्वेडर, ईरानी हमलावर ने दिल्ली को लूटा और तबाह किया। वो अपने साथ मुगलों का सारा ट्रेजरी, खजाना और ये डायमंड भी वापस पर्शिया ले गया। ये बहुत जरूरी टेक्निकल डिटेल है। पर्शिया में ही इस डायमंड को इसका प्रसिद्ध नाम मिला, कोहिनूर। कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी का पहाड़। सोचो ये कितना चमकीला होगा। इसके बाद ये डायमंड नदीर शाह के ग्रैंडसन पोते के पास गया। वहां से ये काबुल, अफगानिस्तान के शासक परिवार के पास पहुंचा और फिर वहां से ये पंजाब के महान सिख रूलर महाराजा रंजित सिंह के पास आया। रंजित सिंह ने 1801 से 1839 तक पंजाब पर राज किया था। तीसरा पड़ाव, ब्रिटिश हाथों में, इनटू ब्रिटिश हैंड्स। 1849 में ब्रिटिश अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, एनेक्स्ड। तब लाहौर के युवा महाराजा दुलीप सिंह को मजबूरी में ये डायमंड हर मैजेस्टी क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट, उपहार के रूप में देना पड़ा। ये ट्रांसफर, हस्तांतरण सर जॉन लॉरेंस नाम के एक ब्रिटिश चीफ कमिश्नर, मुख्य अधिकारी के माध्यम से हुआ। यहां एक मजेदार और फेमस कहानी है। सर जॉन लॉरेंस बहुत एब्सेंट माइंडेड भुलक्कड़ थे। उन्होंने दुनिया का यह सबसे कीमती जूल गहना अपनी वेस्टकोट पॉकेट जैकेट की जेब में रखा और 6 हफ्तों तक इसके बारे में भूल गए। जब उन्हें याद आया तो इसे तुरंत पोस्ट हेस्ट लंदन में क्वीन विक्टोरिया के पास भेजा गया। वहां ये डायमंड 1851 की ग्रेट एग्जीबिशन, एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का मुख्य एग्जिबिट प्रदर्शन वस्तु बना। बाद में इसे टावर ऑफ लंदन में रख दिया गया, जहां ब्रिटिश क्राउन जूल्स, ब्रिटिश शाही गहने रखे जाते हैं। आज भी ये कहानी सच्ची है या नहीं, इस पर बहस होती है। लेकिन सबसे बड़ी फैक्ट, सच्चाई ये है कि ये डायमंड भारत और यूके के बीच एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण बना हुआ है। 1997 में जब क्वीन एलिजाबेथ भारत आई थीं, भारत की आज़ादी की 50th एनिवर्सरी पर, तो कई भारतीयों ने इस डायमंड को वापस लौटाने की डिमांड मांग की, पर टू नो अवेल, कोई फायदा नहीं हुआ। बाबर के शुरुआती दिन, बाबर्स अर्ली डेज ऑफ रूल। अंतिम जीत का सुकून, द रिलीफ ऑफ फाइनल विक्ट्री। भारत पहुंचकर बाबर को ऐसा लगा कि उसके सारे पुराने ट्रबल्स, परेशानियां अब खत्म हो गए हैं। यह ए फॉरेन लैंड, एक विदेशी भूमि थी, लेकिन यहां उसे पहली बार सुकून मिला था। जो एनिमीज, दुश्मन युद्ध में मरे नहीं थे या देश छोड़कर भागे नहीं थे, उन सभी ने फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, नई सिचुएशन, स्थिति को स्वीकार कर लिया था। इसे रिजाइन्ड देमसेल्व्स, खुद को सौंप देना कहते हैं। सबसे बड़ा संकेत ये था कि हारी हुई सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी की मां बुआ ने भी हार मान ली थी। बाबर ने बहुत ग्रेशियस, दयालु बनकर उन्हें एक स्टेट पेंशन, सरकारी मासिक भत्ता दिया, जिसे उन्होंने मीकली एक्सेप्टेड, चुपचाप स्वीकार कर लिया। इसका मतलब था कि बाबर का राज अब फुली एस्टैब्लिश्ड, पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। आप अब कोहिनूर के हिस्ट्री और बाबर के शुरुआती एम्पायर के बारे में एक एक्सपर्ट हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि बाबर ने अपनी नई सल्तनत में क्या क्या चेंजेस, बदलाव किए? ये एक बहुत ही रोमांचक और खतरनाक पार्ट है बाबर की कहानी का। मैं आपको ये पूरा इंसिडेंट, घटना बहुत ही सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यहां हम पावर, सत्ता और सर्वाइवल, जिंदा रहना के संघर्ष को देखेंगे। बाबर पर जहर का हमला और सेना की समस्या, पॉइजन अटैक ऑन बाबर एंड द मोरल प्रॉब्लम।
पहला भाग, बूढ़ा बदला और खतरनाक षड्यंत्र, ओल्ड वेंजेंस एंड डेंजरस कंस्पिरेसी। 1. बुआ का बदला, बुआज रिवेंज। जल्द ही पता चला कि उस बूढ़ी लेडी, बुआ, जो हारी हुई सुल्तान इब्राहिम लोडी की मां थी, उसकी थर्स्ट फॉर रिवेंज, बदले की प्यास, जरा भी बुझी नहीं थी, नॉट एट ऑल बिन स्लेक्ड। उसे बाबुर को माफ नहीं किया था। कुछ ही महीनों बाद 21 दिसंबर 1526 को उसने बाबुर को जहर देकर मारने की लगभग पूरी तैयारी कर ली थी। उसने बाबुर के एक हिंदुस्तानी कुक, हिंदुस्तानी रसोइये को ब्राइबिंग रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। यह एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क, सुरक्षा खतरा था। 2. जहर देने का तरीका, द मेथड ऑफ पॉइजनिंग। बाबुर ने अपनी डायरी बाबुरनामा में ये सारी घटना क्लिनिकल प्रिसिजन, चिकित्सीय सटीकता और कलरफुल डिटेल, रंगारंग विवरण के साथ लिखी है। उस कुक ने बहुत क्लेवरली, होशियारी से जहर की डोज मात्रा को पतली रोटी के एक टुकड़े पर छिड़क दिया था और ऊपर से तेल में बना मांस, मीट रेस्ट इन ऑयल रख दिया ताकि जहर का स्वाद या रंग पता न चले। 3. किस्मत का साथ, द रोल ऑफ लक। लेकिन किस्मत से, लकीली फॉर हिम, बाबुर ने उस जहरीले भोजन को चखने से पहले ही बहुत सारा खाना खा लिया था। उसने अ लॉट ऑफ रैबिट स्ट्यू, खरगोश का शोरबा और ड्रेस्ड सेफ्रोन्ड मीट, केसर से बना मांस, पहले ही वुल्फ डाउन, जल्दी जल्दी खा लिया था। इसलिए उसने उस जहरीले हिंदुस्तानी फूड में से केवल 1 or 2 टिडबिट्स, 1 या 2 छोटे टुकड़े ही चखे। 4. संदेह और जांच, सस्पिशन एंड इन्वेस्टिगेशन। जहर का वो छोटा सा हिस्सा भी बहुत पावरफुल, ताकतवर था। उसे खाते ही बाबुर को बहुत तेज नौशियस उबकाई होने लगी और वो लेट्रीन, शौचालय की ओर भागा, जहां उसने वॉमिटेड अलॉट, बहुत सारी उल्टी की। बाबुर को पता था कि कुछ तो टेरिबली रॉन्ग, बहुत गलत है, क्योंकि वो खाना खाने के बाद, यहां तक कि शराब पीने के बाद भी कभी उल्टी नहीं करता था। उसके मन में तुरंत क्लाउड ऑफ सस्पिशन, संदेह का बादल आ गया। बाबुर ने फिर इन्वेस्टिगेशन, जांच का आदेश दिया, जो वेल नाई साइंटिफिक रिगोर, लगभग वैज्ञानिक तरीके से की गई। उसने कुक को पकड़कर रखने को कहा और उल्टी, वॉमिट को एक डॉग कुत्ते को खिलाया गया। जब वो डॉग भी बहुत बीमार हो गया तो बाबुर को पूरा यकीन हो गया कि यह जहर ही था। 5. दोषियों की सजा, द पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। कुक ने अंडर टॉर्चर, यातना के तहत, पूरी डिटेल जानकारी में सब कुछ कन्फेस्ट कबूल कर लिया। 3 और दोषी पकड़े गए, एक टेस्टर, खाना चखने वाला, और 2 फीमेल किचन हेल्प्स, महिला रसोइये। उन्हें अप्रोप्रिएट पनिशमेंट्स मीटेड आउट, उचित सजाएं दी गईं, जो उस जमाने में बहुत हार्श सख्त होती थीं। एक महिला को शॉट टू डेथ, गोली मारकर मार डाला गया। दूसरी महिला, जो लेस फॉर्चुनेट, कम भाग्यशाली थी, उसे एक एलिफेंट, हाथी द्वारा ट्रैम्पल टू डेथ, कुचलवाकर मार डाला गया। टेस्टर को हैक टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। और कुक को सबसे भयानक सजा दी गई, उसे फ्लेड अलाइव, जिंदा खाल उतार दी गई। 6. मुख्य अपराधी का अंत, द एंड ऑफ द मेन कल्प्रिट। जहां तक लेडी बुआ की बात थी, वो ओरिजिनल कल्प्रिट, असली अपराधी थी। बाबुर ने उसे जेल में डाल दिया और काबुल में अपने घर संदेश भेजा कि वो अपने किए की पे फॉर व्हाट शी हैड डन, सजा जरूर पाएगी। उसकी सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति जब्त, कॉन्फिस्केटेड कर ली गई और माना जाता है कि उसने अपना बाकी जीवन कैप्टिविटी कैद में बिताया। दूसरा भाग, सैनिकों की कमजोर इच्छा शक्ति, द लो मोरल ऑफ द सोल्जर्स। 7. एक नई और बड़ी चुनौती, अ न्यू एंड बिगर चैलेंज। पानीपत विक्ट्री के बाद के उन शुरुआती महीनों में बाबुर को एक और शायद पोटेंशियली इवन मोर डेंजरस, संभावित रूप से और भी अधिक खतरनाक चैलेंज, चुनौती का सामना करना पड़ा। ये थी उसके अपने सैनिकों की मोराल, मनोबल या हौसला। 8. घर वापसी की चाह, द डिजायर टू गो होम। बाबुर की बेटी गुलबदान, जिसके नाम का मतलब फ्लावर बॉडी है, ने लिखा था कि बाबुर ने गेन्ड द ट्रेजर ऑफ 5 किंग्स, 5 राजाओं का खजाना जीता और ही गेव इट ऑल अवे, उसने वो सब बांट दिया। यानी सैनिकों को बहुत सारा पैसा मिल गया था। सैनिकों ने सोचा, जब हमने देश लूट लिया है, प्लंडर्ड, और सारा खजाना स्पॉइल्स बांट लिया गया है, तो हम यहां इंडिया की स्वेल्टरिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी में क्यों रुकें। 9. काबुल की यादें, मेमोरीज ऑफ काबुल। सैनिकों को अपने घर काबुल की याद आ रही थी, जहां की एयर, हवा बहुत मोर प्लेजेंट, ज्यादा सुहावनी थी, फूड, खाना टेस्टियर, ज्यादा स्वादिष्ट था, और लोग नाइसर, ज्यादा अच्छे थे। वे इंडिया को एक अजीब, गर्म और अपरिचित देश मानते थे और अपने आरामदायक घर काबुल वापस जाना चाहते थे। यह बाबुर के लिए एक बड़ा मैनेजमेंट प्रॉब्लम, प्रबंधन समस्या थी। वो अब एक नया एम्पायर कैसे बनाता अगर उसकी सेना ही उसे छोड़कर चली जाती। आपने देखा कि बाबुर को सिर्फ जहर के फिजिकल अटैक, शारीरिक हमले से ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज, मनोवैज्ञानिक चुनौती से भी लड़ना पड़ा। ये दिखाता है कि एक ग्रेट लीडर, महान नेता बनने के लिए दोनों मोर्चों पर जीतना जरूरी होता है।
क्या आप जानना चाहेंगे कि बाबर ने अपनी सेना को इंडिया में रोकने और मुगल एम्पायर बनाने के लिए क्या किया? ये एक बहुत ही भावनात्मक और स्ट्रेटेजिक रणनीतिक पैसेज है जो बाबर के दिल की बात बताता है। मैं आपको ये पूरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष बहुत ही सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बाबर का बड़ा फैसला, वतन या विरासत। बाबर्स बिग डिसीजन, होमलैंड और लेगेसी। पहला भाग, वापस न जाने का संकल्प, द रिजॉल्व नॉट टू रिटर्न। बाबर अब वापस घर काबुल नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी जीत को केवल वल्गर प्लंडरिंग रेड, सिर्फ लूटपाट का हमला नहीं माना। वो जानता था कि उसने एक बहुत बड़ा और प्रेस्टीजियस थ्रोन, सम्मानजनक सिंहासन जीता है और काबुल के पेटी किंगडम, छोटे से राज्य से कहीं ज्यादा विशाल कंट्री देश हासिल किया है। वो वापस जाने का अफोर्ड, जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर वो चला जाता तो ये सिंहासन फिर से उसके हाथ से निकल जाता। उसे अपना थ्रोन, सिंहासन कंसोलिडेट, मजबूत और स्थिर करने के लिए यहां रुकना ही था। यह बाबर का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन, रणनीतिक फैसला था। पर्सनल कंफर्ट, व्यक्तिगत आराम से ज्यादा जरूरी है एम्पायर साम्राज्य बनाना। दूसरा भाग, बाबर का प्रेरक भाषण, बाबर्स मोटिवेशनल स्पीच। अपनी सेना को रोकने के लिए बाबर को अपने डिप्लोमैटिक एंड ऑरेटोरिकल स्किल्स, बातचीत और भाषण कौशल का पूरा उपयोग करना पड़ा। उसने सैनिकों को बहुत शक्तिशाली भाषण दिया। हम लोगों ने ईयर्स, सालों तक संघर्ष किया है, बड़ी डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को पार किया है, लंबी डिस्टेंसेस, दूरियां तय की हैं। गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से हमने इतने सारे दुश्मनों को हराया और इतने विशाल रेल्म्स, राज्य जीते। अब किस मजबूरी में, बिना किसी कारण के, हम उस रेल्म्स को थ्रो अवे, फेंक दें, जो हमने इतनी बड़ी कॉस्ट कीमत पर हासिल किया है? क्या हम काबुल वापस जाकर फिर से पुअर गरीब रहना चाहते हैं? इस प्लीडेड, विनती भरी अपील का असर हुआ। अधिकतर सैनिक, मेजॉरिटी ऑफ द मैन, मान गए और कम से कम कुछ हद तक सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था बहाल हुई। लेकिन कुछ सैनिक, माइनॉरिटी, फिर भी जाने पर अड़े रहे। ख्वाजा कलान, जो बाबर के सबसे करीबी इंटीमेट्स दोस्तों में से एक था और अब डिजर्टर, भगोड़ा बन चुका था, ने दिल्ली में अपनी कोठरी की दीवार पर एक मजाकिया पोएम, कविता लिखी। अगर मैं रिवर सिंध, सिंधु नदी को पार करके सुरक्षित घर पहुंच गया तो मेरा मुंह काला हो जाए, अगर मैं दोबारा कभी हिंदुस्तान देखने की चाह भी रखूं। बाबर को यह पोएम बिल्कुल भी अम्यूज्ड, मजेदार नहीं लगी। वो निराश था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बाबर उन्हें अंडरस्टूड देम ऑल टू वेल, बहुत अच्छे से समझता था। तीसरा भाग, बाबर का भारत विरोध और होम सिकनेस, बाबर्स डिसलाइक फॉर इंडिया एंड होम सिकनेस। असल में बाबर खुद भी टेरिबली होम सिक, बुरी तरह से घर की याद महसूस कर रहा था। उसने अपने मेमवार्स, संस्मरण में इंडिया के बारे में खुलकर लिखा कि यह कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, कम आकर्षक देश है। बाबर ने क्या क्या नापसंद किया? 1. लोग और संस्कृति, पीपल एंड कल्चर। उसे यहाँ के लोग गुड लुक्स, अच्छे दिखने वाले नहीं लगे। उसे सोशल इंटरकोर्स, मिलना जुलना, जीनियस एंड कैपेसिटी, प्रतिभा और क्षमता, और मैनर्स, सलीका की कमी महसूस हुई। 2. कला और हस्तशिल्प, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। उसने कहा कि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प में भी फॉर्म और सिमेट्री, मेथड और क्वालिटी, आकार, समरूपता, तरीका या गुणवत्ता नहीं है। 3. सुविधाएं और भोजन, फैसिलिटीज एंड फूड। उसे गुड हॉर्सेस, अच्छे घोड़े, गुड डॉग्स, अच्छे कुत्ते, अपने पसंद के फल जैसे ग्रेप्स, अंगूर और मस्क मेलन्स, खरबूजे नहीं मिले। उसे आइस और कोल्ड वाटर, बर्फ या ठंडा पानी, गुड ब्रेड, अच्छी रोटी, कुक्ड फूड इन द बाजार्स, बाजार का पका खाना, बाथ हाउसेज, स्नानघर, कॉलेजेस, कॉलेज और कैंडल्स, टॉर्चेज और कैंडल स्टिक्स, मोमबत्तियां जैसी सुविधाएं भी नहीं मिली। 4. जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, टेक्निकल पॉइंट। उसने सबसे बड़ा टेक्निकल कंप्लेंट, तकनीकी शिकायत ये की कि यहाँ रनिंग वाटर्स, बहते पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि काबुल में साफ पानी, स्विफ्ट करंट्स ऑफ क्लियर वाटर फ्लोइंग थ्रू चैनल्स इनटू प्राइवेट प्रीसिंक्ट्स, तेज धाराओं में नालियों से निजी परिसर में आता था। यहाँ केवल लार्ज रिवर्स, बड़ी नदियां और स्टैंडिंग वाटर्स, ठहरा हुआ पानी ही था। 5. आर्किटेक्चर। अंत में उसने घरों और इमारतों की भी आलोचना की कि उनमें चार्म, एयर, रेगुलरिटी और सिमेट्री, आकर्षण, हवादारपन, नियमितता या समरूपता नहीं है। अंतिम निष्कर्ष, बाबर का ये कन्फेशन स्वीकारोक्ति दिखाती है कि उसने इंडिया को दिल से पसंद नहीं किया, लेकिन डेस्टिनी, किस्मत और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के कारण वो यहाँ रुका। उसने अपने आराम को छोड़कर इतिहास रचने का फैसला किया और इसी विल पावर, इच्छा शक्ति ने मुगल एम्पायर की नींव रखी। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन शिकायतों के बाद बाबर ने इंडिया में क्या सुधार किए?
यह पैसेज बाबर की भावनाओं और भारत को लेकर उसके फाइनल अंतिम विचार को दिखाता है, वो क्यों रुका और किन चीज़ों को याद किया। मैं आपको ये सब बहुत ही सरल हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बाबर की दुविधा, लाभ और हानि, बाबर्स डिलेमा, प्रॉज एंड कॉन्स। पहला भाग, भारत के फायदे और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिया। पिछली बार हमने देखा था कि बाबर को इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर इस पार्ट में वो मानता है कि इस देश में कुछ फायदे, एडवांटेजेस भी हैं, पर उनमें भी कुछ न कुछ कमी है। 1. बारिश का मौसम और आर्द्रता, रेनी सीजन एंड ह्यूमिडिटी, डिसएडवांटेज। फायदा, बाबर ने माना कि द वेदर इज क्वाइट नाइस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता है। नुकसान, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक कमी थी, द एयर बिकम्स टू ह्यूमिड, हवा बहुत नम हो जाती है। तकनीकी समस्या, टेक्निकल प्रॉब्लम, यह ह्यूमिडिटी नमी उसके मध्य एशियाई सैनिकों के लिए एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। नमी के कारण उनके कॉम्पोजिट बाउज, कई परतों से बने धनुष खराब हो जाते थे और उनसे निशाना लगाना मुश्किल हो जाता था। इतना ही नहीं, आर्मर, बुक्स, बेडिंग एंड टेक्सटाइल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। कवच, किताबें, बिस्तर और कपड़े जैसी महत्वपूर्ण चीजें भी नमी से खराब हो जाती थीं। सरल शब्द, बारिश का मौसम अच्छा है, पर हवा में इतनी नमी होती है कि उनके धनुष और बाकी सारा सामान खराब हो जाता है। 2. रुकने के 2 कारण, पैसा और लोग, 2 रीजंस टू स्टे, मनी एंड पीपल। बाबर अंत में हिंदुस्तान में क्यों रुका, इसके 2 मुख्य कारण थे, मनी एंड पीपल, पैसा और लोग। पहला कारण, धन, मनी। उसने लिखा, वन प्लेजेंट थिंग अबाउट हिंदुस्तान इज दैट इट इज अ लार्ज कंट्री विद लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड मनी। हिंदुस्तान के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह बहुत बड़ा देश है जहां बहुत सारा सोना और पैसा है। ये उसकी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण, कारीगर, वर्कमैन। दूसरी अच्छी बात थी यहाँ के लोग। उसने कहा कि इट हैज अननंबर्ड एंड एंडलेस वर्कमैन ऑफ एवरी काइंड। यहाँ हर तरह के अनगिनत और कभी न खत्म होने वाले कारीगर हैं। इंडिया में फिक्स्ड कास्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ वर्क, हर तरह के काम के लिए एक तय जाती है, जो दैट वर्क और दैट थिंग फ्रॉम फादर टू सन टिल नाउ, पिता से पुत्र तक करती आ रही है। इसका मतलब है कि बाबर को अपने एम्पायर के लिए भवन बनाने, हथियार बनाने और हर तरह के हुनरमंद लोग आसानी से मिल गए, जो सेंट्रल एशिया में मिलना मुश्किल था। सरल शब्द, वो यहाँ रुका क्योंकि यहाँ बहुत पैसा है, और सबसे जरूरी बात, यहाँ अनगिनत, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले हुनरमंद कारीगर हैं। दूसरा भाग, बाबर का अकेलापन और कविता, बाबर्स लोनलीनेस एंड पोएट्री। 1. मातृभूमि की याद, होम सिकनेस एंड लॉन्गिंग। इतना बड़ा एम्पायर जीतने के बाद भी बाबर को अपने वतन काबुल और उसके आसपास के इलाकों की बहुत याद आती थी। उसने लिखा, बाउंडलेस एंड इन्फिनिट इज माई डिजायर टू गो टू दोज पार्ट्स। उन हिस्सों में जाने की मेरी इच्छा असीम और अनंत है। एक दिन जब काबुल से उसके लिए एक मेलन खरबूजा लाया गया और उसने उसकी अरोमा खुशबू सूंघी तो वो बहुत भावुक हो गया। उसने कन्फेस, स्वीकार किया कि उसे अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एक्साइल फ्रॉम माई नेटिव कंट्री, अपने देश से अकेलापन और निर्वासन की तीव्र भावना महसूस हुई, और वो खाते समय कुड नॉट हेल्प शेडिंग टीयर्स, रोने से खुद को रोक नहीं पाया। सरल शब्द, बाबर बहुत होमसिक था। एक बार जब उसने काबुल के खरबूजे को सूंघा तो वो इतना अकेला महसूस किया कि वो रो पड़ा। 2. बाबर की रहस्यमयी कविता, बाबर्स मिस्टिकल पोएट्री। बाबर सिर्फ वॉरियर, योद्धा नहीं था, वो एक पोएट, कवि भी था। उसकी कविता कभी कभी एक उदास, विस्टफुल, मेलनकॉली नेचर और कभी कभी आध्यात्मिकता, मिस्टिसिज्म एंड प्रेयरफुल रिफ्लेक्शन की ओर उसका झुकाव दिखाती है। यह इंक्लिनेशन, झुकाव, उसके प्रतिभाशाली पोते अकबर द ग्रेट में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, प्योरर एंड मोर ऑनेस्ट, मजबूत, शुद्ध और सच्चा तरीके से दिखाई देगा। यहां बाबर की एक फारसी कविता है जिसका सरल अर्थ ये है, दरवेशन रा गर्चीना आज ख्वेशनीम। हालांकि मैं दरविशेस, फकीरों दरवेशों से रिलेटेड जुड़ा नहीं हूं, लेक एजेड दिल और जानमू ताकिद ईशनिम, पर दिल और आत्मा से मैं उनका फॉलोअर, अनुयायी हूं। दूर अस्त मगोई शाही एजेड डारवेशी। यह मत कहो कि एक शाह राजा एक डरविश से दूर है। शाहीम वाली बंदा, आई डारवेशनिम, मैं शाह हूं, फिर भी डरविशेस का स्लेव, गुलाम हूं। अर्थ, बाबर कहना चाहता है कि पावर, सत्ता और पायटी, धार्मिकता 2 अलग चीजें नहीं हैं। भले ही वो एक किंग, राजा था, लेकिन वो फकीरों के स्पिरिचुअल गाइडेंस, आध्यात्मिक मार्गदर्शन को खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता था। वो बाहर से राजा था, पर अंदर से गॉड, ईश्वर के करीब रहने वालों का सेवक बनना चाहता था। ये ह्यूमिलिटी, विनम्रता दिखाती है। सरल शब्द, बाबर मानता था कि सच्चा राजा वही है जो फकीरों और साधुओं का सम्मान करता है। वो राजा होते हुए भी ईश्वर से जुड़े लोगों का सेवक था। इस तरह बाबर ने बहुत ही मजबूरी में इंडिया को चुना। नफरत करते हुए भी वो यहाँ धन और वर्कमैन के लिए रुका।
और एक नया एम्पायर बनाया, लेकिन उसका दिल हमेशा काबुल के लिए तरसता रहा। अब आपको बाबर की भावनाओं, उसके फैसलों और उसकी कविता के बीच का कनेक्शन संबंध एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्या आप बाबर के पोते अकबर द ग्रेट के बारे में जानना चाहेंगे? जरूर, मैं आपको ये पूरा इतिहास बहुत ही आसान हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और हम मिलकर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम साफ कर देंगे। खानवा का टकराव, द क्लैश एट खानवा। बाबर ने भले ही एक बड़ी विक्ट्री जीत हासिल कर ली थी, लेकिन अभी बहुत काम बाकी था। एक मिशन, उद्देश्य पूरा करना था। अगर आप सेंट्रल एशियन स्टैंडर्ड्स, मध्य एशियाई मानकों से देखें, तो बाबर एक बहुत बड़े कंट्री, देश पर राज कर रहा था। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में, वो तो बस एक बड़े चेस बोर्ड, शतरंज के बोर्ड पर थोड़े से खाने, स्क्वायर्स ही लिए हुए था। यानी उसने अभी भारत का बहुत छोटा सा हिस्सा ही जीता था, और वो भी टेम्पररी, अस्थाई था, जब तक कोई और नोटिस, सूचना न आ जाए। उसने एक जरूरी विक्ट्री जीती थी, पर यह फाइनल, अंतिम नहीं थी। अभी भी कई एक्चुअल, वास्तविक और पोटेंशियल राइवल्स, संभावित प्रतिद्वंद्वी थे जिनसे निपटना था। बाबर के शत्रु, बाबर्स एनिमीज, पुराने शासक लोडिस और उनके एलाइज, सहयोगी, सही अपॉर्चुनिटी, मौका की तलाश में थे ताकि वे वापस हमला कर सकें, स्ट्राइक बैक। पूरब, ईस्ट की तरफ बिहार और बंगाल में दूसरे अफगान क्लैंस, अफगान समूह थे। इन अफगान समूहों ने कुछ पीढ़ियों पहले ही दिल्ली के सल्तनत से लगभग पूरी तरह इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पा ली थी। अब जब पुरानी सल्तनत ढह गई थी, तो ये समूह लालच में थे कि वे अपना डोमिनियंस, साम्राज्य बढ़ाएं और बाबर्स थ्रोन, बाबर के सिंहासन को चुनौती दें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में राजपूताना, जिसे अब राजस्थान कहते हैं, था। राणा सांगा, सबसे बड़ी चुनौती। राणा सांगा, द बिगेस्ट चैलेंज। राजपूताना को किसी भी मुस्लिम इन्वेडर, मुस्लिम हमलावर ने पूरी तरह से नहीं जीता था। वहां के मजबूत, फॉर्मिडेबल राजपूत क्लैंस, भयंकर राजपूत समूह जो आमतौर पर आपस में ही लड़ते रहते थे, इंटरनल राइवलरी एंड ब्लडी फ्यूड्स, यानी एक दूसरे से खून खराबा करते थे, अब एक हो रहे थे, फॉर्मिंग अ कॉन्फेडरेशन। उनका लीडर नेता थे राणा संग्राम सिम्हा, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। वो मेवाड़ के शासक थे, जिसके पास चित्तौड़गढ़ जैसा मजबूत फोर्ट्रेस किला था। 1527 की शुरुआत में महमूद लोडी, जो सुल्तान इब्राहिम लोडी का भाई था, ने बचे हुए अफगानों को इकट्ठा करके फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबर के बेटे हुमायूं ने अपनी ब्रिलियंट लीडरशिप, शानदार नेतृत्व से इस कोशिश को बहुत जल्दी हरा दिया, स्विफ्टली क्रश्ड। राणा सांगा का व्यक्तित्व और सेना, राणा सांगा's पर्सनैलिटी एंड आर्मी। लेकिन राणा संग्राम सिम्हा, राणा सांगा एक बिल्कुल ही अलग तरह के एडवर्सरी, दुश्मन थे। अंग्रेजी में कहावत है, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर, यानी एकदम अलग ही चीज। वो एक बहुत ही बैटल हार्डेंड आयरनसाइड, लड़ाई में सख्त लोहे जैसे मजबूत योद्धा थे। उनके शरीर पर उनकी बहादुरी भरी बेलिजरेंट लाइफ, युद्ध भरी जिंदगी के निशान थे। उन्होंने एक आंख अपने ही भाई के साथ एक झगड़े, ब्रॉल में खो दी थी। दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ एक लड़ाई में उनकी एक बांह कट गई थी। एक कैनन बॉल, तोप का गोला लगने से उनका एक पैर बुरी तरह टूट गया था और वे हमेशा के लिए क्रिपल्ड, अपाहिज हो गए थे। और इन सब के अलावा उनके पूरे शरीर पर 80 अदर स्कार्स, 80 और घाव के निशान थे। उनकी सेना की स्ट्रेंथ, ताकत लगभग 200,000 मैन, 2 लाख आदमी आंकी गई थी, जो पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोडी की सेना से ट्वाइस द साइज, दोगुनी बड़ी थी। और बुरी बात यह थी कि इस मजबूत, फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स, भयंकर लड़ाकू सेना को कुछ अफगान कंटिजेंट्स, अफगान टुकड़ियों ने भी रीइंफोर्स्ड और मजबूत कर दिया था, जो बाबर से रिवेंज, बदला लेने के लिए बेताब थे, थर्स्टिंग फॉर रिवेंज। ये सब दिखाता है कि खनवा की लड़ाई बाबर के लिए कितनी जरूरी और कितनी मुश्किल होने वाली थी। इसे जीतकर ही वह भारत में अपना मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य सही मायने में स्थापित कर सकता था।
नमस्ते। बिल्कुल, मैं आपको इस पूरे पाठ को सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट, अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर, अत्यंत स्पष्ट हो जाए। हम एक भी वाक्य नहीं छोड़ेंगे। खानवा का युद्ध, क्लैश एट खनवा। कहानी आगे। 1. चुनौती को नजरअंदाज करना और सेना का डर, अंडर एस्टिमेटिंग द थ्रेट एंड लो मोराल। शुरुआत में बाबर को अपने स्वभाव के कारण लगा कि यह खतरा उतना बड़ा नहीं है। वो अपने सामान्य ऑप्टिमिज्म, आशावाद में था। लेकिन जल्द ही उसका मन बदल गया, क्योंकि उसने दुश्मन की तरफ जो भी छोटे मुगल वैनगार्ड, मुगल अग्रिम टुकड़ियां भेजे, उन्हें एडवांसिंग राजपूत्स, आगे बढ़ते हुए राजपूतों ने पूरी तरह से डेसिमेटेड, नष्ट कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सेना का मोराल, मनोबल तेजी से गिरने लगा। बाबर की सेना में जो इंडिजिनस ऑक्सिलरी ट्रूप्स, देशी सहायक सैनिक थे, वे झुंड के झुंड में भागने, डिजर्टिंग इन ड्रोव्स लगे। यहां तक कि उसके अपने खास सैनिक भी उससे बार बार विनती कर रहे थे कि वो भारत, जिसे वे नफरत करते थे, को छोड़कर वापस काबुल चला जाए। 2. ज्योतिष का संकट और बाबर का अटल निश्चय, एस्ट्रोलॉजर्स क्राइसिस एंड बाबूर्स रिजॉल्व। इस बुरे माहौल में एक नई समस्या आ गई। बाबर का नया एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी आया और उसने भी निराशावादी सैनिकों, स्केप्टिक्स का साथ दिया। उसने कहा कि मार्स, मंगल ग्रह सही जगह पर नहीं है और तारे सिर्फ डिफीट एंड डिजास्टर, हार और तबाही की भविष्यवाणी प्रेसेज्ड कर रहे हैं। लेकिन बाबर टस से मस नहीं हुआ, वुडंट बज। वो जिद्दी होकर स्टबर्नली आगे बढ़ता रहा। पर वो लापरवाह नहीं था। उसने हर जगह जहां भी रुकता था, हॉल्ट, वहां मैक्सिमम प्रिकॉशंस, अधिकतम सावधानी बरती। उसने अपनी पुरानी सफल युद्ध नीति, टैक्टिक्स इस्तेमाल की, जो उसने पानीपत में अपनाई थी। यानी उसने अपनी छावनी, कैंप को आपस में जोड़ी हुई गाड़ियों की चलती फिरती दीवारों, मूवेबल बुलवर्क्स ऑफ इंटरलिंक्ड कार्ड्स से सुरक्षित किया। 3. मनोबल बढ़ाने की युक्ति, जिहाद की घोषणा, द रैली, डिक्लेरेशन ऑफ जिहाद। तभी अचानक एक सोच, फ्लैश ऑफ इंट्यूशन में बाबर को अपनी सेना का मनोबल वापस लाने का तरीका मिल गया। जिहाद, होली वॉर बा धर्मयुद्ध। उसने घोषणा की कि ये लड़ाई अल्लाह द्वारा स्वीकृत एक पवित्र युद्ध है। बाबर ने अपने सैनिकों को बताया कि अपने पूरे मिलिट्री करियर, सैन्य करियर में ये पहली बार है जब वो काफिरों या नास्तिकों, कफिर्स इन्फिडेल से लड़ रहा है। उसने बड़ी चालाकी से इस बात को नजरअंदाज कर दिया, कन्वीनियंटली ग्लॉसिंग ओवर, कि दुश्मन की सेना में हजारों मुस्लिम अफगान भी थे। उसने अपने सैनिकों को यकीन दिलाया कि इस युद्ध का जीतना बहुत जरूरी है, वाइटल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है। 4. पुरस्कार और शपथ, रिवॉर्ड्स एंड दी ओथ। बाबर ने अपने सैनिकों को 2 बड़े फायदे बताए। 1. जीतने पर उन्हें अनडाइंग ग्लोरी, अमर यश और अनटोल्ड वेल्थ, अनगिनत दौलत मिलेगी। 2. शहीद होने पर, यदि वे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह's डिक्री से युद्ध के मैदान में गिरते हैं, तो उन्हें इटर्नल रिवॉर्ड्स ऑफ पैराडाइस, स्वर्ग का शाश्वत पुरस्कार मिलेगा। इस उत्साह को बढ़ाने के लिए उसने एक ड्रामेटिक जेस्चर, नाटकीय प्रदर्शन किया। उसने अपनी सारी शराब, वाइन और आरक, एक प्रकार की तेज शराब, को जमीन पर बहा देने का आदेश दिया। अपने सभी कीमती सोने और चांदी के प्यालों, गॉबलेट्स, सुराहियों, पिचर्स और बोतलों, फ्लास्क्स को या तो तोड़ दिया या गरीबों को दान कर दिया। इसके बाद उसने सेना के हर सिपाही से एक सॉलम ओथ, गंभीर शपथ लेने को कहा। यह शपथ होली कुरान, पवित्र कुरान पर ली गई और इसमें यह वादा भी शामिल था कि अगर वे भागे तो अपनी पत्नियों को तलाक, डिवोर्स देयर वाइव्स दे देंगे। उन्होंने कसम खाई कि वे मर जाएंगे, लेकिन दुश्मन, अकर्स्ड इन्फिडेल्स को पीठ नहीं दिखाएंगे। 5. युद्ध का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ द बैटल। इस ड्रामेटिक शपथ से सेना का मोराल, मनोबल वापस आ गया और वो रिलीजियस फर्वर, धार्मिक जोश से भर गया। बाबर ने पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखा। फाइनल क्लैश डेट, द 17th of March 1527, 17 मार्च 1527। लोकेशन, खानवा विलेज, आगरा से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में। ये लड़ाई 10 आवर्स, 10 घंटे तक चली और पानीपत से कहीं ज्यादा जोरदार, फियर्सली कंटेस्टेड थी और दोनों पक्षों को भारी नुकसान, हेवी कैजुअल्टीज हुआ। लेकिन अंत में ये पानीपत की तरह ही समाप्त हुई, रीएनैक्टमेंट। बाबर की आर्टिलरी, तोपखाना और मस्केट्स, बंदूकें ने दुश्मन की सुपीरियर नंबर्स, बड़ी संख्या के बावजूद उसे जीत दिलाई। वूंडेड, घायल और बुरी तरह से हारने के बाद राणा संग्राम सिम्हा, राणा सांगा, अपने घर मेवाड़ वापस लौट गए। सारांश, बाबर ने अपनी बेहतरीन रणनीति, स्ट्रैटेजी और धर्म के नाम पर सेना को प्रेरित, मोटिवेट करके एक बहुत बड़ी हार को एक ऐतिहासिक जीत में बदल दिया।
ये लीजिए आपके दिए गए पाठ का सबसे सरल हिंदी में अनुवाद, साथ ही गहरी व्याख्या, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएं। मैं आपको एक छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा जो अभी अभी इतिहास सीख रहा है। खानवा की जीत के बाद बाबर एक गाजी बन गया। जीत का जश्न और पदवी। जीत के तुरंत बाद बाबर ने एक बहुत ही सोलम, गंभीर काम किया। उसने गाजी की टाइटल पदवी धारण की। गाजी का मतलब होता है ईश्वर के रास्ते पर लड़ने वाला वॉरियर, योद्धा, और गैर विश्वासियों, इन्फिडेल का संहार करने वाला। इस जीत को सेलिब्रेट, जश्न मनाने और भविष्य के दुश्मनों को डराने के लिए उसने बैटलफील्ड, युद्ध मैदान पर मरे हुए दुश्मन सैनिकों के हेड्स, सिरों का एक टावर बनाने का आदेश दिया। ये मुगल राजाओं का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, मानक अभ्यास था जिससे विरोधी डर जाएं। ज्योतिष और उदारता। इसके बाद बाबर ने उस एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी पर ध्यान दिया जिसने भविष्यवाणी की थी कि वो हारेगा। बाबर बहुत गुस्से में था और उसने ज्योतिषी को खूब बुरा भला कहा, अ टॉरेंट ऑफ अब्यूज। बाबर अपनी मेमोइर्स, संस्मरण में खुद ये बात कॉन्फेस, स्वीकार करता है। लेकिन बाबर का स्वभाव जेनरस, उदार था। उसने सोचा कि ये ज्योतिषी उसका पुराना सर्वेंट, नौकर था, इसलिए उसने उसे 1 लाख का प्रेजेंट उपहार दिया, जो बहुत बड़ी अमाउंट राशि थी। उसने इसे सेवरेंस पे, सेवा समाप्ति का वेतन कहा। इसके बाद उसने ज्योतिषी को अपने डोमिनियंस, साम्राज्य से बाहर जाने का कमांड आदेश दिया। यह दिखाता है कि बाबर एक तरफ तो गुस्सा करने वाला रूलर, शासक था, पर दूसरी तरफ वो अपने लोगों के प्रति उदार भी था। हिंदुस्तान का असली मास्टर। खानवा की जीत के साथ ही यह तय हो गया, द डाई हैड फाइनली बिन कास्ट। बाबर अब हिंदुस्तान यानी उत्तर भारत का ट्रू मास्टर, सच्चा स्वामी था। राजपूत खतरा अब खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए दूसरे कदम उठा सकता था। उसने अपने बेटे हुमायूं को एक बड़ी फोर्स सेना के साथ बदख्शां उत्तर में भेजा, ताकि काबुल्स नॉर्दर्न बॉर्डर्स, काबुल की उत्तरी सीमाएं सुरक्षित रहें। इस बीच बाबर भारत में ही रहा और अपनी पावर शक्ति को और मजबूत, कंसोलिडेटेड करता रहा और अपनी जीत का आनंद लिया। बाबर का निजी संघर्ष, लॉन्ग टाइम हैबिट। बाबर ने 1527 की सुहावनी रेनी सीजन, बरसात का मौसम, आगरा में बिताई। उसने गार्डन्स, बगीचे बनवाए, बाथ हाउसेज, स्नानघर बनवाए और पोएट्री, कविताएं पढ़ने और लिखने तथा अपनी मेमोइर्स, संस्मरण पर काम करने में समय बिताया। पर एक चीज थी जिसका उसे गहरा रिग्रेट, पछतावा था। खनवा में किया गया प्रॉमिस, शपथ। उसने शराब, वाइन और अरग छोड़ने की कसम खाई थी, और इस पुरानी हैबिट, आदत को छोड़ना उसके लिए फार फ्रॉम ईजी, बिल्कुल आसान नहीं था। उसे बूजी सेलिब्रेशंस, शराब वाली दावतों और वाइन सोक्ड आफ्टरनून्स, शराब में डूबी दोपहर की बहुत याद आती थी। माजून और शपथ टूटना। शराब की कमी से राहत, सॉलिस पाने के लिए बाबर मजून नामक एक ड्रग, नशीली दवा का सेवन करता था, जो शायद ओपियम, अफीम से बनी थी। इसे खाकर उसे सुंदर फूलों के खेत दिखाई देते थे, लेकिन वो अपनी शराब को बहुत याद करता था। उसने अपने मेमोइर्स में एक मजेदार और दुखद बात लिखी। हर कोई पहले ड्रिंकिंग, पीने का रिपेंट, पछतावा करता है और फिर छोड़ता है, लेकिन मैंने पहले छोड़ दिया और अब मुझे पछतावा हो रहा है। ये उसकी विस्टफुल सेल्फ मॉकरी, उदास आत्म मजाक थी। अफसोस, उसका स्पिरिट, आत्मा, इच्छा शक्ति तो तैयार थी, पर उसका फ्लैश, शरीर, इच्छाएं कमजोर पड़ गया। 2 years later, 2 साल बाद, यानी 1529 के आसपास, बाबर चुपचाप अपनी इस पुरानी बुरी आदत, ओल्ड वाइस की तरफ वापस चला गया और उसने अपनी कसम तोड़ दी। जरूर, मैं आपके लिए इस पूरे पाठ को सबसे सरल हिंदी में अनुवाद करता हूं और इसे एक छोटे बच्चे की तरह समझाता हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैं सभी टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में ही रखूंगा।
बाबर के अंतिम बैटल्स और विजय, बाबर्स लास्ट बैटल्स। 1. चंदेरी की ओर अभियान। 1527 की रेनी सीजन खत्म होने के बाद बाबर ने फिर से अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित, सिक्योर और मजबूत कंसोलिडेट करने का काम शुरू किया। इस बार उनका निशाना राजपुताना के पास मौजूद मालवा क्षेत्र का चंदेरी किला था। 21 जनवरी 1528 को बाबर वहां पहुंचे और किला जीत लिया। हालांकि किले के अंदर मौजूद सैनिकों गैरिसन ने बहुत बहादुरी, हीरोइक रेजिस्टेंस दिखाई। 2. जौहर का भयानक राइट। चंदेरी की लड़ाई में मुगल्स ने पहली बार राजपूतों के एक बहुत ही भयानक राइट, रिचुअल्स, कस्टम को देखा जिसे जौहर कहते हैं। जब राजपूत योद्धाओं को लगा कि अब वे हार जाएंगे तो स्लेवरी का खतरा उठाने के बजाय उन वीर राजपूतों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को मार दिया या उन्हें जलती हुई फ्यूनरल पायर में कूदने को कहा। ऐसा करने के बाद वे खुद भी या तो एक दूसरे को मार डालते थे या फिर आखिरी दम तक लड़ने के लिए दुश्मन की ओर दौड़ पड़ते थे। हिस्टोरियन एब्राहम इरली ने इसका सारांश समरी ये दिया कि राजपूतों ने अपनी ऑनर, इज्जत बचा ली और बाबर को किला मिल गया, यानी दोनों को अपनी अपनी चीज मिल गई। 3. बाबर का मैटर ऑफ फैक्ट नजरिया। बाबर ने अपनी मेमवार्स बाबरनामा में इस भयानक घटना को बिना किसी भावना के बहुत ही सीधे साधे, मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से लिखा है। उन्होंने बताया कि कैसे राजपूत योद्धाओं ने एक आदमी को तलवार पकड़ाकर बाकी सबने खुद अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी और मारे गए। इसके बाद बाबर ने चांदेरी की खूबसूरती का जिक्र किया। वहां इन्फिडेल्स, गैर मुस्लिम की खोपड़ियों, स्कल्स का एक टावर बनाया गया है। चांदेरी एक सुपर्ब प्लेस है। चारों ओर बहती हुई स्ट्रीम्स हैं। वहां की झील, लेक का पानी पूरे हिंदुस्तान में अपनी मिठास के लिए मशहूर है। देखिए, वो एक तरफ स्कल्स के टावर का जिक्र करते हैं और तुरंत बाद ही झील की तारीफ करने लगते हैं। यह बाबर के जटिल, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को दिखाता है। 4. अफगानों के खिलाफ आखिरी कैंपेन। आगरा वापस लौटने से पहले बाबर को एक और बड़ा कैंपेन शुरू करना पड़ा। इस बार ये लड़ाई रेबल अफगान नोबल्स, विद्रोही अफगान अमीरों के खिलाफ थी, जिन्होंने लखनऊ, जो अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, पर कब्जा कर लिया था। बाबर की सेना ने कन्नौज नामक गांव के पास अफगान सेना को आसानी से हरा दिया, इजीली राउटेड। मुगल फोर्सेज ने विद्रोहियों का पीछा करते हुए उन्हें अयोध्या तक धकेल दिया और अंततः उन्हें बंगाल भागने पर मजबूर कर दिया। 5. आगरा में वापसी। ये सभी बैटल्स और कैंपेन्स जीतने के बाद बाबर मार्च 1528 के अंत तक अपनी जीत का जश्न मनाते हुए ट्रायम्फेंटली आगरा लौट आए। इन जीतों से ये पक्का हो गया कि बाबर का नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल अब मजबूत, कंसोलिडेटेड हो चुका था। ये रहा आपकी आखिरी टेक्स्ट का सबसे सरल हिंदी अनुवाद और विस्तृत स्पष्टीकरण, जिसमें केवल टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में रखा गया है। यह आपको एक बच्चे की तरह समझने में मदद करेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। शानदार जश्न और एक अधूरा सपना, द ग्रैंड फीस्ट एंड द अनफुलफिल्ड ड्रीम। 1528 का बाकी साल बाबर के लिए बहुत लीजरली, आराम से बीता। इसका अंत उनके करियर के सबसे बड़े ग्रैंडेस्ट सेलिब्रेशन, शानदार जश्न से हुआ। पानीपत की जीत के तुरंत बाद ही बाबर ने सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में अपने एमिसरीज दूत भेजे थे। उनका मकसद था तिमूर और जेंगिस खान के सभी डिसेंडेंट्स, वंशजों यानी शाही परिवार के लोगों और अपने पुराने दोस्तों को हिंदुस्तान, भारत में आने का इनविटेशन, निमंत्रण देना, ताकि वे सब मिलकर जश्न मनाएं और उन्हें फिटिंग बेनिफिट्स, उचित लाभ मिल सकें। यह ग्रैंडियोस फीस्ट, भव्य दावत, लेट 1528 में आयोजित की गई थी, जिसमें सैकड़ों गेस्ट्स, मेहमान शामिल हुए। इन मेहमानों में टिमुरिड प्रिंसेस, तिमूर के राजकुमार और नोबल्स, अमीर, यहां तक कि फॉरेन नेशंस, विदेशी राष्ट्रों के एम्बेसडर्स, राजदूत भी थे। इसमें उनके पुराने दुश्मन यूज़बेक्स के एनवॉयज, प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसके अलावा उन आम सोल्जर्स, सैनिकों और फार्मर्स, किसानों को भी बुलाया गया था जिन्होंने बाबर की तब मदद की थी जब वो बिना राजपाट के भटक रहे थे, थ्रोनलेस ऑर्डील। सभी को सम्मान, रिकग्निशन दिया गया और लैविश गिफ्ट्स, महंगे तोहफे दिए गए, जैसे रोब्स ऑफ ऑनर, सम्मान के वस्त्र, तलवारें और खंजर।
सबसे खास मेहमानों को एक विशाल सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बिठाया गया था जो एक फुटबॉल फील्ड जितना चौड़ा था, और बाबर खुद बीच में एक खास पवेलियन मंडप में बैठे थे। यह बाबर के करियर का अपोजी चरम शिखर था, जहां उन्हें पटशाह ऑफ हिंदुस्तान, भारत के सम्राट के रूप में पूरी दुनिया में मैग्निफिसेंस, शान और जेनरोसिटी, उदारता के लिए पहचाना गया। पर इतनी बड़ी जीत और इतने बड़े साम्राज्य के बाद भी बाबर का एक सपना अधूरा रह गया था। वो अपने प्यारे समरकंद को वापस जीतना चाहते थे। लेट 1528 में उन्हें खबर मिली कि नए पर्शियन शाह, फारसी शासक शाह तहमास्प, जो पुराने शाह इस्माइल के बेटे थे, ने उज़्बेक्स को बहुत बुरी तरह हरा दिया है, क्रशिंग डिफीट। बाबर ने तुरंत अपने बेटे हुमायूं को आदेश दिया कि वो उत्तर की ओर जाएं और जितना संभव हो उतना टेरिटोरी क्षेत्र वापस जीत लें। हुमायूं ने उत्तर की ओर कूच किया और हिसार नाम की जगह पर कब्जा भी कर लिया, पर उन्हें अपना ये कैंपेन अभियान बीच में ही अबॉर्ट समाप्त करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शाह तहमास्प अपनी सेना लेकर दूसरे दुश्मन ऑटोमन से लड़ने के लिए पश्चिम की ओर चले गए। इस वजह से बाबर फिर से बहुत दुखी, बिटरली डिसअपॉइंटेड हुए। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें ये इनेविटेबल, अपरिहार्य यानी अटल सच्चाई माननी पड़ी कि वो हेटेड यूज़बेक्स कभी भी उनके प्यारे समरकंद को नहीं छोड़ेंगे। बाबर के लिए हिंदुस्तान अब बस एक कॉन्सोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार था, यानी वो पुरस्कार जो तब मिलता है जब आप असली चीज नहीं जीत पाते। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया कि अब उन्हें इसी से काम चलाना होगा। यह दिखाता है कि एक महान बादशाह होने के बावजूद बाबर का दिल हमेशा सेंट्रल एशिया में ही रहा, और समरकंद को न जीत पाना उनका सबसे बड़ा रिग्रेट, अफसोस था। जरूर, मैं आपके दिए गए आखिरी पाठ को हिंदी में सबसे सरल तरीके से समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, लेकिन सभी टेक्निकल वर्ड्स को अंग्रेजी में रखूंगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। बाबर का अंतिम बैटल और दुखद अंत। एक और बैटल माइनस, जो उनकी आखिरी थी, माइनस इस कॉन्सोलेशन प्राइज, हिंदुस्तान को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए लड़नी जरूरी थी। 1529 के स्प्रिंग वसंत तक बचे हुए अफगान नोबल्स, अफगान सरदार एक बार फिर से एकजुट हो गए थे। उनका मकसद था बाबर को बाहर निकालना, आउस्ट हिम, और महमूद लोडी के नेतृत्व में पुराने सल्तनेट को फिर से स्थापित करना, रीइंस्टेट। बाबर ने उन्हें पूर्व दिशा में खदेड़ दिया, उन्हें बिहार तक भगा दिया। वहां 6 मई 1529 को गोगरा, घघारा और गंगा नदियों के संगम, कॉन्फ्लुएंस पर, पटना के पास बाबर ने अपनी समझदारी, ब्रिलियंटली और निर्णायक शक्ति, डिसाइसिवली से इन विद्रोहियों और उनकी मदद के लिए आई पावरफुल बंगाली अफगान आर्मी को हरा दिया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ घगारा कहा जाता है, और ये बाबर की अंतिम बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी। सेहत का गिरना और मौत। 46 ईयर्स ऑफ एज में बाबर आखिरकार अपनी सफलताओं, लॉरल्स पर आराम कर सकते थे। अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कोई भी ताकत उन्हें चुनौती देने लायक नहीं बची थी। दुर्भाग्य से, लकीली फॉर हिम, उन्हें पता नहीं था कि उनके पास जीवन के सुखों का आनंद लेने के लिए बहुत कम समय बचा है। बाबर की सेहत कभी बहुत मजबूत, रोबस्ट नहीं रही थी। बचपन से ही वो कान से बहाव, फोड़े, बॉयल्स, कमर दर्द, बुखार और चिंताजनक रूप से स्पिटिंग ऑफ ब्लड, खून थूकना जैसी कई बीमारियों से परेशान थे। 1530 की शुरुआत में उनकी हालत की खबरें इतनी अलार्मिंग, खतरनाक थीं कि उनके बेटे हुमायूं को अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हिज फादर्स विशेस, भी अपनी स्टेशन छोड़कर हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। ट्रेडिशन और सक्सेशन। विडंबना यह है कि पहले हुमायूं ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एक पुरानी कहानी, ट्रेडिशन है कि निराशा में डूबे बाबर ने अपने बीमार बेटे के बिस्तर के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाए, सर्क्यूमैम्बुलेटेड बाय, और अपने बेटे के ठीक होने के बदले में अपनी जान कुर्बान करने की कसम खाई, प्लेजिंग हिज ओन लाइफ। उसी दिन हुमायूं की हालत सुधरने लगी और बाबर उसी बुखार से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए जिसने जल्द ही उनकी जान ले ली। हालांकि ये कहानी बहुत भावनात्मक, अपीलिंग है, ये हिस्टोरिकली सही नहीं है। बाबर ने कसम खाई होगी, लेकिन हुमायूं के ठीक होने और बाबर की अंतिम बीमारी के बीच कई महीने बीत चुके थे।
बाबर की अंतिम बीमारी एक बहुत दर्दनाक डिसऑर्डर ऑफ द बाउल्स, आंतों की गंभीर बीमारी थी जिसके साथ तेज बुखार के दौरे पड़ते थे, जिससे वो ज्यादातर समय डिलीरियस, बेहोशी या भ्रम की स्थिति रहते थे। अंतिम इच्छा। अपनी बीमारी के दौरान वो अपने सबसे छोटे बेटे हिंदाल के बारे में पूछते रहते थे, जानना चाहते थे कि वो कितना बड़ा हो गया है, और दुख मनाते थे, लमेंटिंग, कि वो उनसे मिलने नहीं आ सका। लेकिन वो अपनी सक्सेशन, उत्तराधिकार के बारे में सोचने के लिए काफी क्लियर हेडेड, होश में रहे। जब हुमायूं उनके पास पहुंचे तो उन्होंने सभी अमीर्स सरदारों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वो उनके सबसे बड़े बेटे फर्स्ट बॉर्न को थ्रोन, सिंहासन का राइटफुल एयर, असली वारिस माने। पूरी तरह से थके हुए, अटली एग्जॉस्टेड और बहुत कमजोर, एमेशिएटेड होकर बाबर का 26 दिसंबर 1530 को आगरा में 47 ईयर्स एंड 10 मंथ्स की उम्र में निधन हो गया। उनकी बेटी गुलबदान ने अपनी क्रॉनिकल हुमायूंनामा में लिखा है कि ये दिन बच्चों, रिश्तेदारों और सभी के लिए काला पड़ गया और हर तरफ रोना धोना और पूर्ण निराशा, अटर डिजेक्शन छा गई थी। यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बाबर के जीवन और चरित्र पर मॉरल जजमेंट, नैतिक निर्णय करता है। इसे सबसे सरल हिंदी में समझते हैं जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। बाबर का चरित्र, अच्छा या बुरा? गुलबदन, जो बाबर की बेटी थी, ने कहा कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो वो दिन बहुत ब्लैक काला था। लेकिन इतिहास को यह पूछना चाहिए कि क्या हमें सच में इस बकनियर, लुटेरे, साहसिक विजेता की मृत्यु पर रोना चाहिए? लेखक का सीधा उत्तर है नो, नहीं। स्कॉलर या बारबेरियन? लेखक सलमान रुश्दी के विचार को बताते हैं, जिन्होंने पूछा था कि बाबर क्या था, माइनस एक स्कॉलर, विद्वान और नेचर लविंग पोएट, प्रकृति प्रेमी कवि, या एक टेरर इंस्पायरिंग वॉरलॉर्ड, आतंक फैलाने वाला युद्ध सरदार? बाबरनामा, जो बाबर की मेमोइर्स आत्मकथा है, में इसका अनकंफर्टेबल आंसर, असुविधाजनक जवाब मिलता है, वो बोथ, दोनों था। रुश्दी कहते हैं कि ये दोनों रूप माइनस गुड, अच्छा, और ईविल, बुरा, माइनस बाबर के अंदर साथ साथ मौजूद थे और उन्हें खुद में कोई कॉन्फ्लिक्ट, टकराव नहीं दिखता था। जीवन का असली सवाल, व्हाट हैव वी डन? लेखक कहते हैं कि ये मानना तो सच है कि हर इंसान के अंदर गुड, अच्छा और ईविल, बुरा का एक कैज़म खाई होता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। रियल क्वेश्चन, असली सवाल ये है कि व्हाट हैव वी डन विद देम? हमने उन भावनाओं का क्या किया? हमने अपनी अच्छाई का उपयोग कैसे किया? क्या हमने दूसरे लोगों के जीवन को टच, छुआ या एडेड वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य दिया? बाबर खुद कहता था कि एक गुड लाइफ, अच्छा जीवन वो है कि जब आप मर जाएं तो लोग आपको चेरिश, प्यार से याद करें और आपकी प्रेज, प्रशंसा करते रहें। वो कहता है कि वाइज मैन, बुद्धिमान लोग, अपने अच्छे नामों की वजह से एक सेकेंड लाइफ, दूसरा जीवन पाते हैं। लेखक इस बात से सहमत हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का ट्रू मॉरल वैल्यू, सच्चा नैतिक मूल्य, इसी बात से मापा जाना चाहिए कि उसने दूसरों के जीवन में कितनी जॉय, खुशी लाई। द हिटलर ट्रैप, हिटलर का जाल। अब लेखक पूछते हैं कि क्या बाबर खुद अपने ही इस आइडियल आदर्श पर खरा उतरा? बाबर की पॉजिटिव क्वालिटीज, सकारात्मक गुण ये थे कि वो 1. प्लेजेंट कंपनी, अच्छी संगत था। 2. अपने करीबियों के प्रति जेनरस, उदार था। 3. उसे नेचर, गार्डनिंग, लिटरेचर, पोएट्री एंड आर्ट्स, प्रकृति, बागवानी, साहित्य, कविता और कला से प्यार था। 4. वो बहुत रिजिलियंट, लचीला और रिसोर्सफुल, साधन संपन्न था। 5. पानीपत की जीत ने उसे मिलिट्री हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, सैन्य इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में जगह दी। लेकिन क्या ये सब उसे गुड पर्सन, अच्छा इंसान बनाते हैं? लेखक एक कॉशनरी कंपैरिजन, चेतावनी वाली तुलना करते हैं एडोल्फ हिटलर से। हिटलर भी कई लोगों के लिए मेस्मराइजिंग, आकर्षक पर्सनालिटी, व्यक्तित्व वाला था।
हिटलर भी अपने कर्मचारियों के प्रति काइंड, दयालु था। हिटलर को भी एनिमल्स, जानवर पसंद थे। हिटलर भी टैक्टिशियन, रणनीतिकार अच्छा था। फिर भी हिटलर एक मॉन्स्टर, राक्षस था और दुनिया उसके बिना बेहतर होती। लेखक का यहाँ ये इम्प्लीकेशन आशय है कि बाबर ने भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कल्स टावर्स, खोपड़ियों के मीनार बनवाए और भारी तबाही मचाई। इसलिए सिर्फ अच्छी हॉबीज, शौक या व्यक्तिगत दयालुता के आधार पर बाबर को गुड पर्सन कहना सही नहीं है। उसके नेगेटिव एक्शंस, नकारात्मक कार्य, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स सकारात्मक गुणों से कहीं अधिक थे, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जिनका जीवन उसने युद्ध और विजय से टच्ड, छुआ था। यह बाबर के चरित्र पर आखिरी और सबसे क्रिटिकल जजमेंट, निर्णायक फैसला है जो उसकी मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्य पर सवाल उठाता है। इसे सबसे सरल हिंदी में समझते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। बाबर का फाइनल वर्डिक्ट, ए प्रेडेटर, एक शिकारी। लेखक कहते हैं कि बाबर पर भी एडोल्फ हिटलर वाली बात कुछ हद तक लागू होती है कि अच्छे पर्सनल ट्रेट्स, व्यक्तिगत गुण होने से बुरे काम माफ नहीं होते। बाबर में जो सबसे इंटॉलरेबल, असहनीय बात थी वो थी ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के प्रति उसका अनअपोलोजेटिक डिस्डेन, पश्चाताप रहित तिरस्कार। वो एक अजीब सेल्फ राइचस ईगोटिज्म, आत्मधार्मिक अहंकार रखता था जिसके कारण उसे लगता था कि जो कुछ भी वो दूसरों के साथ करता है वो सही है, बशर्ते वो उसके सेल्फिश पर्पसेस, स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करता हो। मैसेकर, नरसंहार और प्लंडर, लूट का प्रमाण। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में ऐसी बातों के कई डजन्स ऑफ एग्जाम्पल्स, दर्जनों उदाहरण हैं। लेखक एक घटना का उल्लेख करते हैं जब 1519 में खैबर दर्रा के पास एक फौरे सैन्य धावा हुआ था। बाबर ने लिखा था कि उन्होंने बजौर बाज़ौर को कुछ ही घड़ियों लगभग 1 घंटे में जीत लिया। पीपल लोगों का मैसेकर, नरसंहार किया और फिर भेरा पहुंचे। भेरा के लोगों ने अपनी संपत्ति को प्लंडर एंड पिलिज्ड, लूटे और चुराए जाने से बचाने के लिए 400 शाहरुखी मुद्रा का रैंसम फिरौती दिया। बाबर ने इस लूट को अपनी आर्मी, सेना में बांटा और काबुल लौट गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाबर अनअशैम्डली, बेशर्मी से, कैजुअली, आराम से और मैटर ऑफ फैक्टली, बिना किसी भावना के लिखता है कि उन्होंने लोगों का मैसेकर किया, जैसे वो शाम के खाने में मटन खाने की बात बता रहा हो। लेखक कहते हैं कि उसमें अपोलोजेटिक, माफी मांगने लायक होने की डिसेंसी, शालीनता भी नहीं थी। ये हार्ड एंड साद ट्रूथ, कठिन और दुखद सच्चाई है कि बाबर एक प्रेडेटर, शिकारी था। वो रूथलेस प्लंडर, निर्दयी लूट, एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली और डिफेंसलेस सिविलियंस, निहत्थे नागरिकों के कोल्ड ब्लडेड मैसेकर, ठंडे खून के नरसंहार से अपना जीवन चलाता था। स्टेट्समैन, राजनेता नहीं, शॉडी एडमिनिस्ट्रेटर, घटिया प्रशासक। लेखक मानते हैं कि बाबर को गार्डनिंग, आर्किटेक्चर, पोएट्री एंड म्यूजिक, बागवानी, वास्तुकला, कविता और संगीत पसंद था और वो खुद को डिवाउटली रिलीजियस, गहरा धार्मिक मानता था। लेकिन ये बातें उसके मैसेकर, नरसंहार को एक्सक्यूज, बहाना नहीं दे सकती। लेखक का फाइनल कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष है, द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ मच बेटर प्लेस विदाउट हिम और द लाइक्स ऑफ हिम। दुनिया उसके या उसके जैसे लोगों के बिना कहीं बेहतर होती। बाबर के पास एक लेम एक्सक्यूज, कमजोर बहाना हो सकता है। वो अपने टाइम एंड ज्योग्राफी, समय और भूगोल का चाइल्ड उत्पाद था, जहां वो सिर्फ कई रॉबर किंग्स एंड किंगलेट्स, लुटेरे राजाओं और छोटे राजाओं में से एक था। अगर वो ऐसा न करता तो कोई और करता, लेकिन ये बहाना उसे एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स, निरंकुश शासकों जैसे ट्राजन, हेड्रियन, मार्कस ऑरेलियस, रामसेस II, अशोका द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट, ट्राजन, हैड्रियन, मार्कस ऑरेलियस, रामसेस द्वितीय, अशोक महान और अकबर महान से लोअर कैटेगरी, निचली श्रेणी में रखता है। वो सब शेमलेस इंपीरियलिस्ट्स, बेशर्म साम्राज्यवादी थे, पर बाबर की तरह नहीं, वे स्टेट्समैन, राजनेता भी थे। उन्होंने अपने रीजन्स एंड पीपल्स, क्षेत्रों और लोगों की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की परवाह की और राजा के रूप में अपनी पर्सनल ड्यूटीज, व्यक्तिगत कर्तव्यों पर विचार किया।
बाबर उनके पास कहीं नहीं फटकता था। वो एक शॉडी एडमिनिस्ट्रेटर, घटिया प्रशासक था और उसे वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, धन और समृद्धि बनाने या बनाए रखने का कोई इंक्लिंग अंदाजा नहीं था। बाबर ने जो एम्पायर साम्राज्य छोड़ा वो उसके बाद आए मोर कॉम्पिटेंट पीपल, अधिक सक्षम लोगों के कारण ही बच पाया। यह बाबर के जीवन का अंतिम और सबसे मार्मिक टचिंग हिस्सा है, जो बताता है कि उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ और कैसे उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। इसे सबसे सरल हिंदी में समझते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। काबुल एट लास्ट, अंत में काबुल। बाबर को शुरू में आगरा में यमुना नदी के किनारे उनके अपने ही बनवाए गए एक बाग में दफनाया गया था। इस बाग का नाम था गार्डन ऑफ 8 पैराडाइजेस, 8 स्वर्गों का बाग, जो ताजमहल बनने वाली जगह से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में था। यह बाग उन आखिरी बागों में से एक था जिसे उन्होंने खुद ही प्लान्ड एंड लैंडस्केप्ड, योजनाबद्ध और सुंदर बनाया था। रिमेन्स ट्रांसफर्ड, अवशेषों का स्थानांतरण। बाबर ने अपनी डाइंग विश, अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें उनके पसंदीदा शहर काबुल में दफनाया जाए। उनकी मृत्यु के काफी समय बाद 1540 और 1544 के बीच उनके शरीर के रिमेन्स, अवशेष को आगरा से ले जाया गया और काबुल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित उनके सबसे प्यारे बाग में उन्हें रीबैरीड, दोबारा दफनाया गया। इस बाग का नाम भी बहुत उपयुक्त था, बाबर शाह का बाग। इस तरह द किंग ऑफ काबुल वॉज बैक होम एट लास्ट, काबुल का राजा आखिरकार घर वापस आ गया। The irony, विडंबना। बाबर को ये बात बहुत पसंद आई होती कि वो अपने पसंदीदा गार्डन बाग में रेस्ट आराम कर रहे हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर बाबर को पता चलता कि उनकी इस अंतिम इच्छा को पूरा करने वाला कौन था तो वो बहुत हॉरिफाइड, भयभीत हो जाते। बाबर की इच्छा पूरी करने वाला उनका बिलवेड सन एंड एयर, प्यारा बेटा और उत्तराधिकारी हुमायूं नहीं था, बल्कि ये काम किया था अफगान यूसुर्पर, अफगान हमलावर, गद्दी छीनने वाला शेर खान और शाह सूरी, शेर खान या शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी बाबर के बेटे हुमायूं का मॉर्टल एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु था, जिसने कुछ समय के लिए हुमायूं को भारत से बाहर भी निकाल दिया था। यह एक बड़ी आयरनी, विडंबना है। जिस व्यक्ति ने बाबर के बेटे से थ्रोन, सिंहासन छीना और उसके एम्पायर साम्राज्य को खतरे में डाला, उसी व्यक्ति ने बाबर की सबसे पर्सनल विश, व्यक्तिगत इच्छा को पूरा किया।